वापस दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप हो, बस यही इमेजिन करना। तो हेलो, अभी हम देखने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि सब कुछ प्रैक्टिकल ही हो, क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिकली देखी जाती है। तो अभी हम इस चैप्टर को बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। तो चैप्टर का पहले नाम पढ़ो एक बार, क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अभी इसके अंदर पहला वर्ड आता है फोर्स। फोर्स को ही जान लो क्या होती है। फोर्स मतलब ताकत लगाना, ताकत। जैसे ये मैंने इस पे फोर्स मारी दीवार पे, और अब मैंने जमीन पे फोर्स मारी, जिसकी वजह से मैं हवा में उड़ गया। और देखो, अब हमने देख तो लिया फोर्स क्या होती है। इसके थोड़े से और एग्जांपल्स देख लो। ठीक है, अब देखते हैं कि फोर्स कौन कौन सी टाइप की होती है। फोर्स होती है दो टाइप की, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, देखो। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स पड़ रही है ना, तो वो बैलेंस में है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे देखो, ये दोनों मान लो ऑपोजिट साइड्स हैं, इधर से भी उतनी फोर्स पड़े और इधर से भी उतनी ही फोर्स पड़े, मतलब दोनों से सेम फोर्स पड़ रही है ना। देखो, सेम फोर्स पड़ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स पड़ रही है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स या कम फोर्स पड़ रही हो, तो वो ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स में है। तो अनबैलेंस फोर्स ना किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देती है, फिर उसके मोशन को। ये देखो, जैसे अब ये ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, रेस्ट पे है अभी ये। अभी मैं इस साइड से, नीचे वाली साइड से ज्यादा फोर्स मार दूंगा, ऊपर वाली साइड तो है ही नहीं फोर्स, तो नीचे वाली साइड से ज्यादा फोर्स मार दूंगा, और देखो ये ऑब्जेक्ट गया। क्यों गया? क्योंकि यहां से ज्यादा फोर्स लग गई थी और ऊपर तो फोर्स थी ही नहीं, तो अनबैलेंस फोर्स में आ गया, और ये अनबैलेंस फोर्स ने छोड़ दिया ये तो ये होती है अनबैलेंस फोर्स। तो अभी एक बार मोशन को भी देख लो। मोशन क्या होता है, मतलब कोई भी चीज चल रही होती है, दौड़ रही होती है, डिस्टेंस कवर कर रही होती है, तो वो मोशन में होते हैं। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, तो मैं मोशन में हूँ क्योंकि मैं चल रहा था। तो मोशन का मतलब कोई भी चीज मूवमेंट में होती है तो वो मोशन में होती है। अब होता है चैप्टर का रियल स्टार्ट। इसके अंदर ना हमें तीन इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ेंगे। हम तीन इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ेंगे जो न्यूटन बाबा ने दिए थे, ऑफ कोर्स। तो पहला लॉ अभी देख लेते हैं। अभी सब लोग को एक एक साथ देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे, बिल्कुल मजेदार। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि हर ऑब्जेक्ट एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस मतलब नहीं होने देना। वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अपनी स्टेट के चेंज में, और वो तब तक करता है जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती। क्या मतलब? अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रही ना, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट या फिर अपना मोशन का तरीका चेंज नहीं करेगा। और इस रेजिस्टेंस को जो ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होने देता, इस रेजिस्टेंस को इनर्शिया भी कहते हैं, और ये हम आगे देखने वाले हैं। तो ये देख के तो आप सोचोगे कि अगर कोई बॉल हमने छोड़ दी तो वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस पर अगर फोर्स नहीं मारेंगे अनबैलेंस फोर्स, तो वो रुक क्यों जाती है भाई? वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रही है। अब कौन सी? अब वो जो अनबैलेंस फोर्स लग रही है वो है फ्रिक्शन, इसलिए बॉल रुक जाती है। अगला टॉपिक इस चैप्टर का है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, अभी हमने देखा था। इनर्शिया वो रेजिस्टेंस होता है जो कोई ऑब्जेक्ट ऑफर करता है अपनी स्टेट को चेंज ना करने देने में। मतलब हर ऑब्जेक्ट एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है ताकि वह अपनी स्टेट चेंज ना कर पाए। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे। और इस इस रेजिस्टेंस को कहते हैं इनर्शिया। अब ये रियल लाइफ में बहुत जगह अप्लाई होता है। अभी हम उसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो अभी हम इनर्शिया के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। देखो, अब इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है लाल से रंग का, इसके पास इनर्शिया था, और ये जब मैंने इससे प्लेट खींच दी तो इसके इनर्शिया ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो इसकी वजह से प्लेट तो मूवमेंट में आ गई, लेकिन इसके इनर्शिया ने इसे रोक के रखा, जिसकी वजह से ये वहीं गिर गया। और दूसरे एग्जाम्पल में देखो कि प्लेट मूवमेंट में आ गई और साथ साथ वो भी मूवमेंट में आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने प्लेट को एकदम रोक दिया, तब उसके इनर्शिया ने कहा भाई मैं तो मूवमेंट में ही रहूँगा,
इसलिए वो स्पॉन्ज फिर प्लेट से बाहर निकल के गिर गया। अब ये भी देख लिया। अब एक और एग्जांपल, जब भी आप कोई पत्थर या कुछ फेंकते हो, अभी मैंने तो डिस्क फेंकी है, जब भी आप ऐसी चीज़ें फेंकते हो तब आपका हाथ मूवमेंट में आ जाता है और साथ में वो ऑब्जेक्ट भी मूवमेंट में आ जाता है। अब आपका हाथ तो रुक जाता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहता है मैं तो नहीं रुकूंगा, इसलिए वो जाता है आगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इनर्शिया का नंबर तो गया, अब बारी है मोमेंटम की। अब जब भी कोई चीज़ चल रही होती है ना, मतलब मोशन में होती है, तो अपने साथ थोड़ी सी फोर्स लेके रखती है। अब इसी फोर्स को कहते हैं मोमेंटम। अब अपने पेपर में ये ना लिख देना कि मोमेंटम इज़ द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ मूविंग, नहीं, ये ना लिख देना। मोमेंटम की डेफिनेशन होती है इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर आप एक और कह सकते हो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये सिंपल सा है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही कह देना। तो अभी हम मोमेंटम का एक एग्जांपल देखने वाले हैं। तो देखो, ये मेरे पे एक सिक्का लिया मैंने और मैंने इस पे देके मारा। अब क्या हुआ, ये वाला सिक्का टकरा के चलो थोड़ा सा इधर आ गया, लेकिन ये दोनों सिक्के वहीं के वहीं हैं और ये वाला सिक्का गया आगे, क्योंकि मैंने अभी इस पे एक ही सिक्का मारा था तो एक ही सिक्का आगे गया। मैं वापस दिखाता हूँ आपको, ये देखो फिर से एक सिक्का आगे गया, बाकी सारे अपनी जगह पे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, देखो जब मैं सिक्का मार रहा था ना, तब इस सिक्के जब ये मूवमेंट में आ गया था तब इसके पास कुछ फोर्स थी। अब उस फोर्स को कहते हैं मोमेंटम। तो मतलब इसके पास कुछ मोमेंटम आ गया था। अब जैसे ये इस पे टकराया तो इसने अपना मोमेंटम दिया इस वाले को, इस वाले ने अपना मोमेंटम दिया इस वाले को, और इस वाले ने फाइनली अपना मोमेंटम इस पे फेंका। और क्योंकि इसके आगे किसी को दे नहीं सकता था बेचारा, तो ये गया आगे डायरेक्ट। तो ये होता है, देखो अब ये हुआ। अब देखो, अगर मैं दो सिक्कों को लूँ तो दो जाएंगे, क्योंकि दो सिक्कों का मोमेंटम है। अगर मैं तीन लूँ तो उस साइड भी तीन जाएंगे। देखो, अरे अब मोमेंटम का तो संस्कार हो गया, मतलब मोमेंटम तो हमने जान लिया, लेकिन मोमेंटम से जुड़े अभी दो और टर्म्स है जो जानना बहुत जरूरी है। पहली टर्म है चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसके तो नाम से हमें सब समझ आ रहा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब अभी इस पे कितना मोमेंटम है, अभी ये पड़ा हुआ है, इस पे कितना मोमेंटम है, 0। लेकिन जब मैंने इसे मारा तो मोमेंटम आया। अब कितना मोमेंटम आया, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब इसमें क्या करना होगा, पहले वाले मोमेंटम, जो पहले मोमेंटम था वो लेना है, और जो बाद में मोमेंटम आया वो लेना है। अब दोनों को माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब कितना चेंज आया, अभी 0 था, अभी कुछ ना कुछ वेलोसिटी इस पे, मतलब कुछ ना कुछ मोमेंटम इस पे आ गया था। तो यही होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम चेंज ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल देखने वाले हैं। बस आपको एक चीज इमेजिन करनी है, क्या, कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप हो, बस यही इमेजिन करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो मेरे पास है ये आप ही हो, क्योंकि मैंने कहा था आप इमेजिन करो। तो अभी मैंने इस पे चाटा मारा, मैंने मारी इस पे फोर्स। अभी मैं इतनी फोर्स नहीं मार रहा, इसलिए ये बहुत नॉर्मल दूर जा रहा है, क्योंकि मैं नॉर्मल फोर्स मार रहा हूँ। जैसे अभी भी मैंने नॉर्मल फोर्स मारी, और लेकिन अब मैंने फुल तेज मारी, देखो अब कितना दूर गया। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ना फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर फोर्स ज़्यादा मारोगे तो मोमेंटम भी ज़्यादा चेंज होएगा। मोमेंटम ज़्यादा चेंज हुआ तभी तो गया ये। और अब मैंने फुल फोर्स मारी, अब देखो अब तो इसकी वो, अब तो ये बहुत दूर गया। क्यों, क्योंकि अब मैंने ज़्यादा फोर्स मारी थी। अब चेंज ऑफ मोमेंटम के बाद है एक और टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मोमेंटम का ही है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले चेंज ऑफ मोमेंटम था, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, मतलब इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, किस रेट से चेंज हुआ है, मतलब कितनी जल्दी चेंज हुआ है, कितनी स्लो चेंज हुआ है। मोमेंटम चेंज तो हो गया, लेकिन धीरे चेंज हुआ है, धीरे धीरे चेंज हुआ है, या फिर जल्दी जल्दी चेंज हो गया, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ाना है ना, तो फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब आप अगर उतना ही मोमेंटम करो लेकिन स्लोली स्लोली चाहते हो, मान लो आप 10 यूनिट का मोमेंटम करना चाहते हो। वैसे मोमेंटम की होती है यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, ये होती है मोमेंटम की यूनिट। तो मान लो आप 10 केजी मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम आप जनरेट करना चाहते हो 2 सेकंड के अंदर, तो आपको बहुत फोर्स लानी पड़ेगी।
लेकिन अगर आप 10 kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम आप 10 सेकंड के अंदर जनरेट करना चाहते हो ना, तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब अभी हमने क्या देखा, अगर उतना ही मोमेंटम हम 2 सेकंड में जनरेट करना चाहते हैं तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और उतना ही मोमेंटम अगर ज्यादा टाइम में हम जनरेट करना चाहते हैं तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक सेकंड, सही बोला? टाइम बढ़ेगा तो हाँ सही बोला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब क्या, अगर टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा, और अगर टाइम घटेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर आपको मोमेंटम उतना ही अचीव करना है तो, और फोर्स पे भी डिपेंड तो करता ही है। अगर फोर्स आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम थोड़ा ज्यादा आएगा, और अगर फोर्स कम रखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम रहेगा। तो मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है, तो अभी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल देखने वाले हैं। मैंने अपने मैदान में गद्दे बिछा दिए थे और मैंने इन पे कूदना शुरू कर दिया था। तो देखो, जब मैं इन पे कूदा तो शुरुआत में मेरे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, और एक बात तय थी कि जब मैं नीचे गिरूंगा तब मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इसका मतलब मेरा मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। और अगर मैं गद्दे भी हटा के ज़मीन पे कूद गया तो मेरा मोमेंटम 1 सेकंड से भी कम टाइम में 0 हो जाएगा। क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ज़्यादा होने की वजह से वो ज़मीन मेरे पे बहुत ज़्यादा फोर्स मारेगी, और वो फोर्स मेरा ये शरीर नहीं झेल पाएगा और मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। इसीलिए मैंने गद्दे बिछा दिए। इन्होंने क्या किया, अब गद्दों ने मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम थोड़ा कम कर दिया, जिसकी वजह से मेरे शरीर पर कम फोर्स पड़ी, और कम फोर्स पड़ने की वजह से मेरा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया तो फोर्स कम पड़ी, और फोर्स कम होने की वजह से मुझे दर्द कम हुआ। इसलिए मैंने गद्दे बिछा दिए थे। तो ये है इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो फाइनली अभी हम देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमने बेसिकली देख ही चुके हैं, बस इसकी डेफिनेशन देखनी है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या मतलब कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स बढ़ेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा, और अगर फोर्स घटेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी घटेगा। सिंपल सा ही है, हम देख चुके हैं। तो अभी हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी देख लिया। अब बस एक लॉ ही पड़ा है, वो बहुत सबसे सही लॉ यही है, सबसे अच्छा लॉ है, हर जगह अप्लाई होता है जहां भी देख रहे हो। वो क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या, अगर मैंने इस पे फोर्स मारी तो इसने पलट के मेरे पे फोर्स मारी, यही होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे फोर्स मारूंगा तो पलट के इसने मेरे पे, अच्छा ये है, मैं पे हाँ मैंने इसने वापस मेरे पे फोर्स मार दी, तभी मुझे थोड़ा बहुत दर्द हुआ। अब इसके तो अंधे-धुंध एग्जांपल्स है। अभी देखो, मैंने जंप मारी, मैंने क्या किया, जमीन पे फोर्स मारी, फिर जमीन ने मेरे पे फोर्स मारी, जिसकी वजह से मैं हवा में उड़ गया। अब मैंने जमीन पे फोर्स मारी, फिर जमीन ने वापस मेरे पे फोर्स मारी, इसलिए मैं आगे गया। जितनी ज्यादा फोर्स मारूंगा उतनी तेज जाऊंगा। तो इसी के साथ हुआ इस चैप्टर का ध्यान।